हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। हम लोगों ने आज का सेशन अपना लाइव भी करा था 5:30 बजे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से स्ट्रीमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अपना डेफिनेशन क्लॉज देख लिया था, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सब हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 डील करता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एडीपीओ और डीएलएओ के लिए, दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन लीगल नर्सरी डाउनलोड नहीं करी है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग 15 जून से, जो कि कल है, एडीपीओ की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन का आपको डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लॉ के 28 सब्जेक्ट हैं आपको कंप्रहेंसिवली डील करे जाएंगे वहाँ पे, और उसके साथ ही जो भी रेगुलर टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं रहेगा। उसके साथ ही डीएलओ की बैच भी 2 दिन बाद, मतलब 17 से चालू हो रही है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप अगर हमको मैसेज करते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करके, तो आपको 2 दिन का डेमो प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए भी, और सेम जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करे जाएंगे। जीके के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी अपडेट देंगे कि जीके की किस तरह से तैयारी करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, सिंगल सेक्शन है ये। ओके, सेक्शन नंबर 3 इस चैप्टर में सिंगल सेक्शन है। तो हम देखते हैं, जब हमने डेफिनेशन क्लॉज देखी थी तो 2 तरह की चीज़ें देखी थी, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये केयर एंड प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करता है। तो इसकी हेडिंग भी यही है, जनरल प्रिंसिपल्स। आप अगर हेड भी याद रखें तो भी बहुत कुछ आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट सेक्शन है। चलिए, तो इसमें ऑथोरिटीज़ कौन कौन सी लेजिस्लेचर ने बताई है हमको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, ये 3 ऑथोरिटीज़ तो स्पेसिफिकली बताई गई हैं। उसके अलावा अदर एजेंसीज है जो टाइम टू टाइम ऑथराइज करी जा सकती हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। एज द केस में भी, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी गाइडेड बाय फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड या कोई और एजेंसी ये प्रोविजंस को, इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करेगी, तो ये जो फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके नियम अनुसार ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है आपका, इसको याद करने की मैं आपको बता दूं जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसा सच मेमोराइज करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होता है? एक चाइल्ड का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट यही है, इनोसेंस, नादान रहता है वो, है ना। तो वैसे भी हम लोग क्रिमिनल लॉ जब पढ़ते हैं तो हम क्या बात करते हैं, कौन सी डॉक्ट्रिन की बात करते हैं अधिकतर जो सुनने में आती है? बताइएगा, क्रिमिनल लॉ में कौन सी डॉक्ट्रिन रहती है इनोसेंस के बारे में? क्या प्रिजम्पशन रहता है क्रिमिनल लॉ में? कि एवरीवन शुड बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सेम डॉक्ट्रिन यहाँ पे भी है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट ऑफ मेलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट। क्या प्रिजम्पशन है इनोसेंस का? अगर उससे कुछ क्रिमिनल एक्ट हो भी गया है तो भी ये नहीं माना जाएगा उसने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में वो चीज़ करी गई है या क्रिमिनल इंटेंट के साथ में उसने वो चीज़ करी है। ठीक है, तो इनोसेंस ही माना जाएगा। लेकिन एक एज दे रखी है, अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड अगर 18 ईयर्स तक का है तो ही ये बात उस पर लागू होगी। ठीक है, तो उसको मेलाफाइड इंटेंशन नहीं प्रिज्यूम करा जाएगा। क्या प्रिजम्पशन रहा जाएगा? इनोसेंस का। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। ऑल ह्यूमन बींग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन आपका इंपॉर्टेंट है कि एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एंड टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसेसेस। इसका मतलब जो भी बच्चे हैं उनका ये अधिकार है कि जब कोर्ट उनकी गार्डियनशिप या किसी मैटर में उनको डील करे तो उनको भी सुना जाए और उनका जो ओपिनियन है उसको कंसिडर करा जाए। पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेसेस एंड डिसीजन, जो डिसीजन रहे उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है।
अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हीं का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, तो चाइल्ड्स व्यू शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विथ ड्यू रिगार्ड टू द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। ऐसे में जो चाइल्ड अपने ओपिनियन देता है या व्यूज देता है तो उसको कंसिडर करेगी कोर्ट, और कंसिडर करने के लिए दो फैक्टर्स पे वो फोकस करेगी। वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे, चाइल्ड की एज प्लस मैच्योरिटी। इनको देखते हुए ही जो चाइल्ड ने अपने ओपिनियन दिए हैं या व्यूज दिए हैं उनको लागू करना है ना करना है कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन उसका अधिकार है, एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड, सुनने का, सुने जाने का अधिकार है, और पार्टिसिपेट करने का चाइल्ड का अधिकार है जहाँ पे उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, एज एंड मैच्योरिटी वाली। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द चाइल्ड शैल बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन डेट दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो जो भी डिसीजन उसके चाइल्ड के हित में लिए जाते हैं वो ये सोच के लिए जाते हैं कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में हम ये डिसीजंस ले रहे हैं, टू डेवलप फुल पोटेंशियल, उसके फुल पोटेंशियल में अराइव होने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर, नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड शैल बी डेट ऑफ द बायोलॉजिकल फैमिली, अडॉप्टिव और फॉस्टर पेरेंट एज द केस में बी। जो केयर, नर्चर और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है चाइल्ड की, वो सबके लिए समान रहेगी, भले ही वो बायोलॉजिकल फैमिली हो, अडॉप्टिव हो और फॉस्टर पेरेंट हो, सबके लिए सेम रहेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी प्राइमरी रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, तो ऑल मेजर शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज सेफ, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू एनी हार्म, अब्यूज और माल ट्रीटमेंट वाइल इन कॉन्टेक्ट विद द केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम एंड देयर आफ्टर। सेफ्टी पर्पस के लिए है ये। नाउ पॉजिटिव मेजर्स, all resources are to be mobilized including those of family and community for promoting the well-being, facilitating development of identity and providing an inclusive and enabling environment to reduce vulnerabilities of children and the need for intervention under this act। इसका मतलब क्या कि जो भी उसका फैमिली है, फैमिली के जो भी रिसोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट है, वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में यूटिलाइज करा जाएगा और उसकी वेलबींग प्लस डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। बस और कुछ भी नहीं है, बस साधारण सी डेफिनेशन है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 9 सेक्शन तक करना है हमें, है ना। जहाँ पे समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको स्पेसिफिकली फिर से डील कर लेंगे अपने अगले लेक्चर में। कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम लाइव आए तो किसी तरह की कोई टेक्निकल एरर नहीं आए, ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन हो पाए हमारा। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सीमेंटिक्स, इसका मतलब उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है बच्चों के सामने और बच्चों के लिए। एडवर्सरियल और एक्यूजेटरी वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज्ड इन द प्रोसेस पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी है। और हमने देखा था आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट, थर्ड, देन आपका 8th एंड 9th, है ना। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और कीवर्ड्स में इनको अपने नोट्स में बना लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड इज परमिसिबल और वैलिड। कोई भी चाइल्ड के जो अधिकार हैं उनका वेवर किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, वेदर सोट बाय द चाइल्ड और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। भले ही वो चाइल्ड खुद बोल रहा है कि मेरे को नहीं अधिकार चाहिए, मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ, या फिर जो उसके बिहाफ पे पर्सन एक्ट कर रहा है वो ऐसी बात करे, परमिसिबल नहीं है। और a board or committee and any exercise of a fundamental right shall not amount to waiver। अब यहाँ पे बात करते हैं कि any non exercise of fundamental right shall not amount to waiver। अगर कोई फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा गया है और उसका नॉन एक्सरसाइज है, मतलब अभी तक उसका उपयोग नहीं करा गया है या क्लेम नहीं करा गया है, जरूरत नहीं पड़ी ऐसी, क्लेम नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वेव ऑफ कर दिया है ना, वेव ऑफ नहीं रहेगा, वो उतना ही वैलिड रहेगा जितना है। आगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड ऑन एनी ग्राउंड्स। अब ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, तो ग्राउंड को जरूर से याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ, बस ये यहीं तक पहला 2 पॉइंट्स हैं। इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स बताए गए हैं आपके, सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेबिलिटी, मतलब 1 2 3 4 5 ग्राउंड्स लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, बिल्कुल कभी भूलना नहीं है इसको। और दूसरा पार्ट इसका क्या बोलता है कि क्या प्रोवाइड कराना है चाइल्ड को, ये तो बात करता है आपके डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पे नहीं होने चाहिए। और क्या प्रोवाइड कराने की बात बोलता है, इक्वलिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड। इक्वलिटी काय की, एक्सेस की, अपॉर्चुनिटी की एंड ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की मतलब समान व्यवहार। ओके, चलिए नेक्स्ट।
प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एवरी चाइल्ड शैल हैव द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इजी है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये भी आपका जरूरी है। ये क्या बोलता है, चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड इन इंस्टीट्यूशनल केयर एज ए स्टेप ऑफ लास्ट रिसोर्ट आफ्टर मेकिंग अ रीजनेबल इंक्वायरी। अगर वो अबांडन्ड हो चुका है, घर से किसी तरीके से मिस हो गया है ना, बिछड़ गया है, तो क्या करा जाएगा, एक इंक्वायरी करी जाएगी और इंक्वायरी करके उसको जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या फिर लीगल गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन है, उन तक उनको बच्चे को पहुंचाया जाएगा। और अगर इंक्वायरी के बाद में वो नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करा जाएगा, लास्ट रिसोर्ट यही माना जाएगा कि उसको इंस्टीट्यूशनल केयर में रखा जाए, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो पहला प्रयास क्या होगा, पेरेंट्स तक पहुंचाने का, अडॉप्टिव पेरेंट्स तक पहुंचाने का या फिर आपके जो लीगल गार्डियन है उन तक पहुंचाने का, और उसके बाद में नहीं मिलते हैं तो इंस्टीट्यूशनल केयर में उसको रखा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिपाट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन, इसका मतलब एवरी चाइल्ड इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शैल हैव द राइट टू बी रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली, कोशिश करी जाएगी कि वो फिर से अपनी फैमिली के पास चले जाए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, एंड टू बी रिस्टोर्ड इन टू द सेम सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस, और वापस से जिस कल्चरल बैकग्राउंड से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जिस सोशल बैकग्राउंड से वो आता है, उसी बैकग्राउंड में उसको वापस से भेजा जाए, ठीक है। तो पहला तो रीयूनाइट करा जाए फैमिली के साथ में, और सेकेंडली उसको सेम बैकग्राउंड प्रोवाइड करा जाए, जिस स्टेटस से है उस वो स्टेटस को फिर से दिलाया जाए। बिफोर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट अनलेस, लेकिन कब नहीं ऐसा करा जाएगा, अनलेस सच रिस्टोरेशन रिपाट्रिएशन इज नॉट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, जब ये मान लिया जाएगा कि वो उसके हित में नहीं है ना, वहाँ पे जाके फिर से वो सेम एक्ट कर सकता है, सेम क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर उसको वहाँ पे वापस से नहीं भेजा जाएगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। All the past records of the child under juvenile justice system should be erased except in special circumstances। जैसे ही उसके अगेंस्ट केस खत्म होता है तो एक समय बाद में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब इरेज कर दिए जाएंगे, ताकि आगे जाके उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। ऑलराइट, नाउ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन, मेजर फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ विदाउट रिसोर्टिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी प्रमोटेड अनलेस इट इज द बेस्ट, ठीक है, काम का नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी बहुत इजी है आपका, हमेशा हम पढ़ते ही रहते हैं। बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस शैल बी अदर टू इंक्लूडिंग द राइट टू फेयर हियरिंग, रूल अगेंस्ट बायस एंड राइट टू रिव्यू बाय ऑल पर्सन्स और बॉडीज एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है, इजी है। तो जो काम के थे वो हमने देख लिए हैं और आपको बता भी दिए कि उनको आपको बाय हार्ट करना है, पॉइंट वाइज उसको समझ लेना है, ठीक है ना। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए बता रहे हैं। चलिए, नाउ चैप्टर सेकंड खत्म, चैप्टर थर्ड चालू होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। चलिए इसको चालू करते हैं, और चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें और हमको मोटिवेशन मिलते रहे। बस मोटिवेशन ही मिलता है और कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए, और इसी तरीके के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो सेक्शन 4 जो है वो क्या बात करता है, हेडिंग क्या है सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 की जो हेडिंग है वो हमारी सेम है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ओके, चलिए, सेक्शन 4 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में कोई बात होते हुए भी, अब क्या आगे की यहाँ से चालू होती है कथा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, constitute for every district one or more juvenile justice board for the powers and discharging its functions relating to children conflict with law under this। इसको समझ लेते हैं, बस 3 कीवर्ड याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगी, एक या 1+1 से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित करेगी, ठीक है ना, कंस्टिट्यूट करेगी, इस्टेब्लिश करेगी। और उसके बाद में एक और पॉइंट जो है, किसके लिए, अपने जो फंक्शंस डिस्चार्ज करेगी वो किसके रिलेशन में करेगी, चाइल्ड या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, सीएफ, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ में, सीएल बोल लो, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ओके, तो बस ये 4 चीज़ याद करना, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किसके रिलेशन में फंक्शन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका बोर्ड मेंबर्स के लिए, तो बोर्ड मेंबर कैसे क्या रहेंगे,
शाल कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जेएमएफसी। यहाँ पे जो बात करी गई है बस इतनी करी गई है कि उनकी जो रैंक रहेगी वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी रहेगा। एक्सक्लूडिंग हमने देखा था सीआरपीसी में कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है वो भी एक तरीके का जेएमएफसी ही होता है ना। तो यहाँ पे जो रहेगा ये एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सीएमएम और सीजेएम इनको शामिल नहीं करा जाएगा, इनमें से नहीं बनेगा, उसको इसी पोजीशन का होना जरूरी है। अगर इस पोजीशन पे हैं तो वो नहीं बन सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई ध्यान रखने वाली। जिनको आगे के एक्ट में इनको क्या कहा गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी को प्रिसीडिंग मजिस्ट्रेट कहा गया है। ठीक है, अब इनके पास में एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात करी गई है। कहाँ पे, ये रही 3 साल के एक्सपीरियंस की। उसके अलावा 2 सोशल वर्कर होने चाहिए उस बोर्ड में जो मेंबर रहेंगे। पहला तो ये मेंबर हो गया, दूसरा 2 सोशल वर्कर होंगे जिसमें से कि एक वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, 2 सोशल वर्कर जिसमें कि एक वुमेन, और ये सारे मिलके क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग अ बेंच, एंड एवरी सच बेंच शैल हैव द सेम पावर कन्फर्ड बाय द सीआरपीसी ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सीजेएम। और इनके बेंच के पास में जो पावर होगी वो सीआरपीसी के तहत जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जेएमएफसी को दी जाती है वही सेम पावर रहेगी। ऑलराइट, तो ये दोनों शॉर्टली ऐसे ही आप भी लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। इसी में से इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, कितने सोशल वर्कर होने चाहिए, अगर मजिस्ट्रेट है बेंच में तो उसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ भी नहीं रहेगा। एडीपीओ में, डीएलओ में थोड़े बेटर टाइप के बन सकते हैं। नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब सोशल वर्कर की बात करता है। सोशल वर्कर हमने देख लिए 2, उसमें से एक वुमेन। अब वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, अनलेस सच पर्सन हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन, कौन कौन सेक्टर में उनको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर। ये याद रखिएगा, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड होनी चाहिए और 7 साल का अनुभव उनको कम से कम होना चाहिए। तो ऊपर और नीचे के अनुभव में कंफ्यूज ना होना। 3 साल का किसके लिए है, मजिस्ट्रेट के लिए, और सोशल वर्कर के लिए 7 साल का है जो कि स्पेसिफिकली वेलफेयर एक्टिविटीज़ में डील कर रहा हो चिल्ड्रन की, है ना। या फिर इसके अलावा वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो, और जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो उसमें डिग्री उनके पास में चाइल्ड साइकोलॉजी की हो, साइकेट्री की हो, सोशियोलॉजी और या लॉ की हो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब कब एलिजिबल नहीं है, कौन कौन से ग्राउंड बताए गए हैं, तो ग्राउंड भी वही हैं जो बाकी सारे एक्ट्स में लगभग रहते हैं। इसमें थोड़े डिफरेंट है लेकिन एक ही बार में याद हो जाएंगे। वायलेशन अगर ह्यूमन राइट का हुआ है, चाइल्ड राइट का हुआ है, पास्ट रिकॉर्ड है उसके जिसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट का हुआ है तो इनएलिजिबल है, वो मेंबर नहीं बन सकता बोर्ड का। कन्विक्ट हुआ है मॉरल टर्फिट्यूड के लिए, एंड वो जो कन्विक्शन है वो रिवर्स नहीं हुआ है आगे अपील में या रिवीजन में। ठीक है, रिवर्स नहीं हुआ है या फिर उसको फुल पार्डन ग्रांट नहीं करी गई है, मतलब रेमिशन दे दिया है लेकिन फुल पार्डन ग्रांट नहीं करी है, तो ऐसे केस में भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। थर्ड, हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड। सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है उससे उसको डिसमिस कर दिया हो, या फिर हैज एवर इंडल्ज इन चाइल्ड एब्यूज में इंडल्ज हो, या फिर चाइल्ड लेबर करवाता हो, या फिर किसी और तरीके का ह्यूमन राइट्स या इमोरल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, या फिर इमोरल एक्ट में सम्मिलित हो। ठीक है, तो इनको भी आपको देखना जरूरी है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ही, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इंडक्शन ट्रेनिंग। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि जो भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट, प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट जो है उनको क्या प्रोवाइड कराएं, इंडक्शन ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए। किन चीज़ों के लिए, ताकि केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, लीगल प्रोविजंस एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन उस ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इज प्रोवाइडेड विद अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 60 दिन से अपॉइंटमेंट के 60 डेज के भीतर भीतर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जरूरी है। अब आपको एडीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 60 डेज पूछ सकते हैं लेकिन ये नहीं पूछेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट, अपॉइंटमेंट की और कोई चीज़, है ना। लेकिन ये सिविल जज, जुडिशरी और डीएलएओ के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो इस तरह से इनको हमको देखना है, बताते रहूंगा मैं जहाँ जहाँ पॉइंट्स आएंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन शैल बी सच। तो ये छठा पॉइंट आपकी क्या बात करता है, ऑफिस का टर्म प्लस रेजिग्नेशन की बात करता है, बस इतना लिख लेना। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको किस तरह से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, किन ग्राउंड्स पे, लेकिन उसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, उसका टर्मिनेशन नहीं होगा, बाकी सबका टर्मिनेशन हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक इंक्वायरी होने के बाद। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंक्वायरी के बाद कौन कौन सी चीजों पे, हैज बीन गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है, फेल टू अटेंड द प्रोसीडिंग, 3 महीने तक कंटिन्यूस बोर्ड की प्रोसीडिंग्स बिना किसी रीजन के अटेंड नहीं करी है तो, या फिर फेल टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ सिटिंग्स इन अ ईयर, एक साल में 3/4 3/4 सिटिंग्स जो हैं उससे कम उसने अटेंड करी हो, या फेल हुआ हो, अटेंड नहीं कर पाया हो उतनी भी, बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सब सेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म, या फिर जो सब सेक्शन 4 में हमने ग्राउंड्स देखे थे आपके वायलेशन वाले, उन सब में वो संलिप्त पाया गया हो तो फिर वो ऐसे में टर्मिनेशन उसका हो सकता है। चलिए सेक्शन 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई भी डाउट आए किसी भी तरीके का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल से बैचेस भी स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, वहाँ पे फ्री हैंड रहेगा, 2 से 3 घंटे की कम से कम आपकी बैच रहेगी, इंटरेक्टिव सेशंस रहेगा, वहीं के वहीं आप डाउट पूछ सकते हैं, थोड़ा इजी गोइंग में हम समझा भी पाएंगे आपको, प्लस टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपके जो भी टॉपिक्स है बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कल से ही डेमो क्लासेस हमारी चालू हो रही है। ऑलराइट, चलिए सेक्शन 5 जो है वो बात करता है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों ही प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक साथ ही आपको याद रह जाएंगे। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 5 जो है वो बात करता है ऐसे बच्चे की जिसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चलते चलते ही वो अपनी एज जो है माइनॉरिटी वाली चाइल्ड की जो 18 ईयर रखी गई है डेफिनेशन के अनुसार में वो पार कर जाता है, 18 प्लस हो जाता है ना। समझ लेते हैं, वेर इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, इंक्वायरी चालू हो चुकी है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के समय चाइल्ड कंप्लीट कर लेता है एज ऑफ 18 ईयर्स, देन उसके बाद क्या होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस एक्ट और इन फॉर द टाइम इन फोर्स इंक्वायरी में बी कंटिन्यूड बाय द बोर्ड, इंक्वायरी सेम मैनर में कंटिन्यू होती रहेगी और जो भी ऑर्डर्स हैं वो भी उसी तरह से पास होंगे जैसे कि वो अभी भी चाइल्ड हो, बस इतना याद रखना है, भले ही वो 18 प्लस हो जाए, सीज हो जाए, हु सीजेस टू बी ए चाइल्ड, है ना, बच्चा अब नहीं रहा, वो 18 प्लस हो गया तो भी जो भी इंक्वायरी है अगर जिस समय वो चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी और जो भी ऑर्डर्स हैं वो उसी तरह से पास होंगे जैसे कि वो अभी भी चाइल्ड हो। तो सेक्शन 5 सेक्शन 6 में भी सेम प्लेसमेंट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी दूसरी बात है कि उसने ऑफेंस जब करा था तब तो वो क्या था, चाइल्ड, लेकिन जब उसके प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं तब वो कंप्लीट कर चुका है एज। अब ऐसे में क्या होगा, एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एंड इज अप्रहेंडेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, उसके लिए उसको पकड़ लिया गया है, अप्रहेंड कर लिया गया है, कमिटिंग एन ऑफेंस व्हेन ही वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और वो ऑफेंस उसने कब करा था, जब वो 18 साल से कम का था, 18 साल कंप्लीट कर लिए तब उसको अप्रहेंड करा, उस ऑफेंस के लिए जो उसने 18 साल से पहले का जब वो था तब करा। मान लीजिए कि जब वो 17 साल 10 महीने का था तब उसने कोई ऑफेंस करा और फिर 2 महीने के लिए वो अब्सकॉन्ड हो गया, ये मान ले, या फिर इन्वेस्टिगेशन ढंग से न हो पाने के कारण उसकी गिरफ्तारी ना हो पाई, जब हुई तब वो हो गया 18 साल 1 महीने का, तो ये उस केस की बात कर रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, सच पर्सन शाल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, कैसे ट्रीट करा जाएगा, एज अ चाइल्ड ही ट्रीट करा जाएगा, जैसे कि हमने सेक्शन 5 में देखा था। पर्सन रिफर टू सेक्शन 1 इज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी अगर बेल पे रिलीज नहीं करा गया है बोर्ड के द्वारा तो बोर्ड उसको क्या करेगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में ये जो जगह है इधर प्लेस कर देगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ना। जब तक ये इंक्वायरी की प्रोसेस चल रही है तब तक की ही बात है, इस बात को समझ लीजिए, आप टिक मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके डीएलओ में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, प्लेस ऑफ सेफ्टी हमने कहाँ देखी थी, 246 में प्लेस ऑफ सेफ्टी है, ओके।
जो कि लॉकअप या जेल नहीं होता, वो प्लेस ऑफ सेफ्टी रहेगा। द पर्सन रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन। ठीक है, सिंपल था। सेक्शन 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो आप बिल्कुल पक्के से कर ही लीजिए। नाउ हम देखते हैं अपना सेक्शन 7 प्रोसीजर इन रिलेशन टू अ बोर्ड। प्रोसीजर इन रिलेशन टू अ बोर्ड, बोर्ड का जो प्रोसीजर रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम एंड शैल ऑब्जर्व सच राइट्स। ये काम का नहीं है, बस इतना काम कर लीजिए। मीटिंग वीटिंग तो बोर्ड अपनी करते रहेगा समय पे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली। एक चाइल्ड फ्रेंडली, नॉट इंटिमिडेटिंग एंड डजंट रिजेंबल एस रेगुलर कोर्ट। इसको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि बोर्ड को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रोसीजर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली। सेकेंडली जो वेन्यू रहेगा, मतलब कि जो जगह रहेगी प्रोसीजर्स की, वो डरावनी नहीं होना चाहिए, इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए बच्चा उससे, है ना, इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए। यूजुअली पुलिस स्टेशन या कोर्ट का माहौल जो रहता है उससे बच्चे घबराते हैं, या जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी घबराते हैं, है ना। सेकेंडली लास्ट है आपका डजंट रिजेंबल एज रेगुलर कोर्ट, रेगुलर कोर्ट जैसा नहीं लगना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें बस इसमें ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद आ जाता है अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग। अगर बोर्ड सिटिंग में नहीं है तो ऐसे में क्या हो सकता है, इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी वो पेश हो सकता है। कौन पेश हो सकता है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, है ना, नीड एंड केयर वाला नहीं है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट पेश हो सकता है। में मतलब मैंडेटरी नहीं है, एक डिस्क्रिप्शनरी पावर दिया है कि इंडिविजुअल मेंबर भी डील कर सकता है अगर बोर्ड सिटिंग में नहीं है तो। उसके बाद अ बोर्ड में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड। अगर कोई मेंबर है वो अब्सेंट है तो भी बोर्ड जो अपनी कार्रवाई है वो पूरी तरह से कर सकता है, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन या इनवैलिड कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, बस इस रीजन की वजह से कि कोई मेंबर अब्सेंट था। ठीक है, नो ऑर्डर पास बाय द बोर्ड शैल बी इन्वैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। कोई इशू नहीं पड़ता, किसी भी स्टेज पे अब्सेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका प्रोविजो है वो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, लेकिन कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। कब होने चाहिए, पहली बात तो 2 मेंबर्स में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिए और एक सोशल वर्कर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 318, 2 कंडीशन दे रखी है। जब फाइनल ऑर्डर आ रहा होगा तब, ठीक है, तब 2 मेंबर होना जरूरी है, जिसमें कि एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मस्ट है, या फिर 18 सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है तब भी 2 मेंबर होना जरूरी है। सेक्शन 18 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी नहीं देखेंगे, आगे डील करने का ना लेक्चर जो है और लंबा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो इस बात को जरूर यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, 18(3) बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस, अगर ओपिनियन में कोई डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन आएगा। ठीक है, और अगर मेजोरिटी का डिसीजन नहीं आ पा रहा है, मेजोरिटी नहीं हो रही है, कहाँ पे, वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, तो जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उसका ओपिनियन प्रिवेल करेगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का ओपिनियन प्रिवेल करेगा। ठीक है, पहली बात मेजोरिटी का प्रिवेल करेगा, अगर मेजोरिटी नहीं बन पा रही है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का प्रिवेल करेगा, बस इतना है और कुछ नहीं है। सेक्शन 8, सेक्शन 8 बिल्कुल भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसकी हेडिंग के कि सेक्शन 8 क्या बोलता है, पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा कुछ भी इसमें समझने लायक बात ज़्यादा आपकी है नहीं, बहुत यूजुअल सी चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हल्का फुल्का इसको। द बोर्ड कंस्टिट्यूट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट आर द सेम पावर डीलिंग रिलेटिंग टू चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन द एरिया। ठीक है, बोर्ड के पास में जो जुरिस्डिक्शन रहेगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड रहेगा, ये तो हमने देखा था, उसके पास में जो जुरिस्डिक्शन रहेगा वो यहीं पे एक्सरसाइज रहेगा करेगा वो। सेकेंडली द पावर कन्फर्ड बाय द बोर्ड, ये काम का है। ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, जो बोर्ड की पावर है वो हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके साथ साथ चिल्ड्रंस कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है व्हेन द प्रोसीडिंग्स कम बिफोर देम अंडर सेक्शन 19। जब सेक्शन 19 में आएगी उसके समक्ष, चिल्ड्रन कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट तो कर ही सकता है, और सेक्शन 90 में जब उसके सामने आएगी चिल्ड्रन कोर्ट के तब वो कर पाएगा, या फिर इन अपील डिवीजन और अदरवाइज में हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट दोनों कर पाएगा। ओके,
चलिए अभी आप देख लीजिएगा और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पेरेंट्स और गार्डियन सब जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको पता होना चाहिए, है ना, पेरेंट को गार्डियन को चाइल्ड के अगेंस्ट में, चाइल्ड के लिए। सेकेंडली चाइल्ड राइट्स की बात करी गई है, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सुविधा आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। लीगल एड की बात करी गई है, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की बात करी गई, अगर चाइल्ड को समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज तो कोर्ट जो है वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करा सकती है। प्रोबेशन ऑफिसर की बात करी गई है, और अगर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं रहता है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या सोशल वर्कर की बात करी गई, जो कि क्या करेगा, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोर्ट के आदेश पे सोशल इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। कितने दिन में? 15 दिन में, ये लिख लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड टू असर्टेन द सर्कमस्टेंसेज। और वो जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो किसके लिए रहेगी? उन सर्कमस्टेंसेज का पता लगाने के लिए जिन सर्कमस्टेंसेज में चाइल्ड ये क्राइम करने पे मजबूर हुआ, उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसको कोई फाइनेंशियल कोई परेशानी हो या कोई अब्यूज कर रहा हो उसको, तो वो सारी सर्कमस्टेंसेज पता लगाई जाएंगी। ओके, एडजुडिकेट एंड डिस्पोज ऑफ केसेस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, ट्रांसफरिंग टू द कमिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कमिटी को ट्रांसफर करा जाएगा वो सारे मैटर्स, कहाँ पे? विच टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हो, वो सारे, और जिनमें कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हुए भी ये कहा जाए कि उस बच्चे को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एट एनी स्टेज, है ना, केयर ऑफ प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या होगा? रिकॉग्नाइज दैट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कैन आल्सो बी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर। साइमल्टेनियसली ये माना जाएगा कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कैन आल्सो बी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड साइमल्टेनियसली। वैसे दो अलग अलग हैं कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे इसको एक देखा जाएगा फिर। एंड देयर इज नीड फॉर द कमिटी एंड द बोर्ड टू बी बोथ इन्वॉल्व, और दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लेकिन ट्रांसफर किसको होगा? कमिटी को होगा, बोर्ड के द्वारा, बस इतना ध्यान रखना है। डिस्पोजिंग ऑफ मैटर फाइनल पासिंग फाइनल डेट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल केयर प्लान। ठीक है, कोई काम का नहीं ज़्यादा। कंडक्ट फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन रिगार्डिंग केयर ऑफ द, एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करने का आदेश दे सकती है जिसमें कि जो चाइल्ड की केयर कर रहा है, ठीक है, वो फिट पर्सन है कि नहीं, ये डिक्लेरेशन होगा। एक ये होगा कंडक्टिंग एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन एवरी मंथ ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के बच्चे रह रहे हैं उन जगहों का महीने में एक बार इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। ऑर्डर द पुलिस, ये दोनों भी काम के हो गए आपके, सेम ही है। पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आदेश दे सकते हैं अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है और उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए या एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। उसके अगेंस्ट में मतलब कि ये ए बच्चा है और जिसकी केयर में वो रह रहा है ना, या जिस प्लेस ऑफ सेफ्टी में वो रह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? उसका जो मालिक है अगर वो इनके खिलाफ कोई एब्यूज़ करता है या किसी तरह की कोई अपराध कारित करता है तब एफआईआर फाइल करने का आदेश दिया जाएगा इसके अगेंस्ट में, है ना। सेकेंडली अगेन पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड। हमने यहाँ पे देख लिया कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ था, यहाँ पे आ गया है एल में नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर एनी। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट जो रहेगी वो आपकी कमेटी की रहेगी। केयर एंड प्रोटेक्शन में रिटर्न कंप्लेंट किसकी रहेगी? कमेटी की रहेगी, बस, ठीक है। कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल, जेल का रेगुलर इंस्पेक्शन करा जाएगा और ये पता लगा जाएगा कि एडल्ट्स जो वहाँ पे जेल में है उनके साथ में कहीं कोई चाइल्ड तो नहीं है, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में। एंड एनी अदर फंक्शन इसमें प्रिस्क्राइब्ड। ठीक, ये भी पूरा ही हमने देख लिया, छोड़ते छोड़ते भी हमने कर ही लिया पूरा उसको। आशा करते हैं आप भी पूरा लेक्चर देखेंगे ताकि हमारी मेहनत रंग लाए और आपको समझ भी आए। चलिए सेक्शन 9, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा सेक्शन है ये भी। अब मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर ही नहीं है बोर्ड के फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए, वो क्या करेगा? वो उसके सामने अगर ऐसा कोई चाइल्ड पेश हो रहा है तो वो, और उसका ओपिनियन है, मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि ये जो इंसान पेश हुआ है ये चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो क्या होगा? ही शैल विदाउट एनी डिले रिकॉर्ड सच ओपिनियन, अपने ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा और फॉरवर्ड कर देगा चाइल्ड को इमीडिएटली अलोंग विद द रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग्स टू द बोर्ड। सीधी बात है, बोर्ड को दे देगा ओपिनियन रिकॉर्ड करके कि मुझे लग रहा है कि ये चाइल्ड है ना। वहीं यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात करी गई, यहाँ पे हम देखेंगे कोर्ट की बात करी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा?
व्हेन अ पर्सन एलिज टू हैव कमिटेड ऑफेंस क्लेम्स, यहाँ पे वो क्लेम्स करता है। यहाँ पे तो मजिस्ट्रेट को खुद को लगता है कि वो बच्चा है, लेकिन यहाँ पे जो आदमी पेश हो रहा है, जो इंसान पेश हो रहा है, वो खुद क्लेम करता है कि मैं तो चाइल्ड था जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ, या अभी भी हूँ। बिफोर द कोर्ट दैट द पर्सन इज अ चाइल्ड, मतलब अभी भी हूँ, या जिस समय हुआ था ऑफेंस उस समय में चाइल्ड था, ऑफ द ऑफेंस, और द कोर्ट इटसेल्फ इज ऑफ ओपिनियन, या फिर तीसरी बात, उसने क्लेम तो कर ही लिया, तीसरी बात कोर्ट का ओपिनियन। कोर्ट क्या ओपिनियन रखती है? द पर्सन वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ द कमीशन फॉर द ऑफेंस, द स्टेट कोर्ट शैल मेक एन इंक्वायरी। वो क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी, एविडेंसेस लेगी जो भी जरूरी है, लेकिन एफिडेविट एक्सक्लूडेड, बट नॉट एन एफिडेविट, टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चाइल्ड। ये जो इंक्वायरी और एविडेंसेस रहेंगे क्या के लिए रहेंगे? एज डिटरमाइन करने के लिए। ओके, एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑन द मैटर स्टेटिंग द एज ऑफ द पर्सन। उसके बाद में रिकॉर्ड कर लेगी एज को, उस बच्चे की एज को, जो भी आफ्टर इंक्वायरी पता लगती है, उनको समझ आती है कि इसकी जो भी एज है वो ये रह सकती है, बस इतना। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है वो सब सेक्शन 3 में बताया गया है, लेकिन पहले इसका प्रोविजो देख लेते हैं। अब क्या होगा? प्रोवाइडेड सच क्लेम मे बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने रेज हो सकता है, एंड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो सकता है, जहां तक कि फाइनल डिस्पोजल हो गया उसके बाद भी वो क्लेम कर सकता है ये चीज को, ठीक है। And such a claim shall be determined in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder, even if the person has ceased to be a child on or before the date of commencement of this act। भले ही ये एक्ट कमेंस हुआ है ना, जिस डेट को, उस डेट के पहले ही वो सीज हो गया है, चाइल्ड सीज हो गई, मतलब 18 साल पार कर लिया उसने, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसी हिसाब से उसको डील करा जाएगा। अब जो सेकंड था, यहाँ पे हमने देख लिया था कि वो एज रिकॉर्ड कर लेगा मजिस्ट्रेट। अब इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद जो मजिस्ट्रेट ने करा था वही कोर्ट भी करेगा। क्या करेगा? कोर्ट फाइंड्स डेट इफ द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ, ही शैल फॉरवर्ड चाइल्ड टू द बोर्ड फॉर पासिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड सेंटेंस इफ एनी पास्ड बाय द कोर्ट शैल डीम टू हैव नो इफेक्ट। अगर कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल वाली बात देखी ना हमने, फाइनल डिस्पोजल के बाद भी वो क्लेम कर सकता है कि मैं तो बच्चा था साहब। अब वो इंक्वायरी हो गई, उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो जो फाइनल डिस्पोजल पे ऑर्डर आया वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, और सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएंगी अप्रोप्रिएट सेंटेंस देने के लिए। लास्ट पॉइंट, इन अ केस अ पर्सन अंडर दिस रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी while the person's claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period in a place of safety। जिस समय इंक्वायरी चल रही है उस समय अगर कोर्ट को लगता है कि इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रहने की जरूरत है, इसको रखा जाए, तो फिर उस बच्चे को, उस इंसान को जिसने क्लेम करा है, उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा और कहीं नहीं रखा जाएगा। भले इंक्वायरी के बाद साबित हो जाए कि नहीं बच्चा नहीं था, तो भी उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। ऑलराइट, तो इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है हर जगह। प्लेस ऑफ सेफ्टी शुरुआत में तो आ ही रहा है, ऑब्जर्वेशन होम भी हमने देख लिया, तो डेफिनेशन क्लोज जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी उसमें से एक प्लेस ऑफ सेफ्टी भी है। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगेन आप चाहें तो हमारा जो कोर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।